वेलकम बैक गाइस। और आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट आरआरबी जेई के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द वर्ड environment is derived from the old French word environner, which means to surround, enclose and encircle. It refers to an surrounding in which all living beings like animals, humans and plants live or survive and non-living thing exists. It refers to the physical components of the earth like land, water, wherein man is an important factor affecting the environment. Okay, so what are the components and constituents of environment? Physical component and बायोलॉजिकल एलिमेंट्स। ठीक है, तो फिजिकल एलिमेंट्स को हम बोलते हैं अबायोटिक एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, और बायोलॉजिकल एलिमेंट को हम बायोटिक एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। These elements are interlinked individually as well as collectively in various ways. तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपस में इंटरलिंक होते हैं, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल या एबायोटिक एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो फिजिकल या एबायोटिक एलिमेंट्स में आते हैं एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर में गैस और वेपर, हाइड्रोस्फीयर में वाटर और लिथोस्फीयर में रॉक एंड मिनरल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट ऑन ऑल ओवर द अर्थ सरफेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अर्थ इज कॉल्ड लिविंग प्लैनेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अर्थ लिविंग प्लैनेट इसलिए ही हम कह सकते हैं उसको क्योंकि ये एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज मोर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव अबव द सरफेस। ठीक है, तो जितना जैसे ये अर्थ है तो मोस्ट ऑफ द एयर और एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ के सरफेस के क्लोजली ही होगा। जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होने लगेगी। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर? नाइट्रोजन होता है 78% बाई वॉल्यूम और 75% बाई वेट। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है वो 20% 21% के लगभग होता है बाई वॉल्यूम और 23% के लमसम में बाई वेट। फिर आर्गन होता है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.04%। ट्रेस अमाउंट ऑफ नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन एंड हाइड्रोजन एज वेल एज वाटर वेपर। ठीक है, रेडॉन इज नॉट प्रेजेंट और हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, सो प्रीवियस आरआरबी में पूछा है कि ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, तो 20.95% इन वॉल्यूम। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस? तो ऑक्सीजन होगा। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ठीक, अब हम देखते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जो सबसे नीचे वाला होता है लेयर वो होता है ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, फिर आता है मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ठीक है, तो जितने भी वेदर रिलेटेड फिनोमिना हैं जैसे बादल, फॉग, मिस्ट, ये सब जो है मेरा ट्रोपोस्फियर में होता है। चाहे लाइटनिंग हो, चाहे रेन हो, चाहे क्लाउड हो, ये सब मेरे किस में होते हैं? ट्रोपोस्फियर में होते हैं। ओके, ये लोवेस्ट पार्ट होता है एटमॉस्फियर का जिसमें हम रहते हैं। इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ आवर वेदर, क्लाउड, rain, snow. In this part of the atmosphere,
the temperature gets colder as the distance above the earth increases by about 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। मतलब कि अगर हम ट्रोपोस्फियर में ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो हमारा जो टेम्परेचर है वो घटने लगता है और हर किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है। उसके बाद आता है मेरा स्ट्रेटोस्फियर। दिस एक्सटेंड्स अपवर्ड्स फ्रॉम द ट्रोपोपोज टू अबाउट 50 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ट्रोपोपॉज से ये 50 किलोमीटर ऊपर तक होता है। तो ट्रोपोपॉज क्या हुआ, तो स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच का जो बॉर्डर लाइन है वही जो है मेरा ट्रोपोपॉज हो जाता है। ठीक है, इट कंटेन्स मच ऑफ द ओजोन O3 इन द एटमॉस्फेयर। द इंक्रीज इन टेम्परेचर with height occurs because of absorption of ultraviolet radiation from the sun by this ozone। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फियर में जब हम टेम्परेचर हाइट बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा टेम्परेचर क्या है वो भी बढ़ रहा है। क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज का एब्जॉर्प्शन होता है ओजोन में और इसके वजह से हमको टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखता है। अच्छा, एक और चीज़ था कि जो मेरे प्लेन्स वगैरह हैं और जो मेरे वेदर बलून हैं वो सब के सब स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं। ठीक है, द मीजोस्फियर पे आते हैं। हियर द टेम्परेचर अगेन डिक्रीजेज विद द हाइट रीचिंग अ मिनिमम ऑफ अबाउट -90 डिग्री एट द मीजोपॉज। तो इसमें क्या है कि जब हम हाइट बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, और मीजोपॉज पे आते आते -90 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर देखने को मिलता है। ओके, द थर्मोस्फियर एंड आयनोस्फियर। अब ये देखते हैं क्या है। तो द थर्मोस्फियर लाइज अबव द मीजोपॉज and is a region in which temperature again increase with the height। तो देखो थर्मोस्फियर में जब हम हाइट बढ़ाते हैं तो मेरा टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, तो और आयोनोस्फियर में भी यही होता है। अब देखते हैं जो मेरा एक्सोस्फियर होता है उसमें हम सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं, राइट। ठीक है, एक चीज़ मस्त है इसमें देखने लायक कि जैसे पहले अगर हम इसको सीक्वेंस से याद कर लें तो हम ऐसे देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाया, सॉरी हाइट बढ़ाया तो टेम्परेचर घटा, फिर स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर बढ़ा, मीजोस्फियर में फिर टेम्परेचर घटा और थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर में टेम्परेचर फिर बढ़ने लगता है। ओके, अब देखते हैं ओजोन लेयर, थोड़ा समझते हैं। द ओजोन लेयर और ओजोन शील्ड is a region of Earth's stratosphere that absorbs most of the sun's ultraviolet radiation। ठीक है, तो ये क्या है, एक रीजन है अर्थ के स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर जो कि एब्सॉर्ब करती है मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। द ओजोन लेयर एब्सॉर्ब 97 से 99% ऑफ द सन्स मीडियम फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम अबाउट 200 नैनोमीटर टू 315 नैनोमीटर वेवलेंथ। ठीक है, तो क्या कह रहा है फिर से समझते हैं कि जो ओजोन लेयर है वो 97 से 99% ऑफ सन की अल्ट्रावायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी को एब्सॉर्ब कर लेता है, विच अदरवाइज वुड पोटेंशियली डैमेज exposed life forms near the surface। The ozone layer is mainly found in the lower portion of the stratosphere
फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 15 से 35 किलोमीटर अबव द अर्थ। ठीक है, द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर वेरीज वर्ल्ड वाइड एंड इज जनरली थिनर नियर द इक्वेटर एंड थिकर नियर द पोल। तो जो ओजोन है वो इक्वेटर पे कम है और पोल्स पे ज़्यादा है। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फियर टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। ठीक है, ओजोन लेयर थिकनेस इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट। Previous year question, let's see. Ozone layer thickness is measured in Dobson unit. Which of the following is correct in respect of ozone layer? Ozone layer is being highest at the equator. No. Ozone layer is being highest at the pole and lowest at the equator. Yes, answer B is the right answer. ठीक है, in stratosphere the temperature increases. Stratosphere में तो क्या होता है, एल्टीट्यूड बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है बिकॉज ऑफ ओजोन। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन कंसंट्रेशन होता है वो फाउंड मैक्सिमम एट मिड एंड डिक्रीजेस ईदर साइड। तो क्या कह रहा है कि जैसे ये स्ट्रेटोस्फियर है, नीचे मेरा ट्रोपोस्फियर है और इसके ऊपर मेरा ये मीजोस्फियर है। तो अब क्या है कि इस स्ट्रेटोस्फियर में भी जो मेरा ओजोन कंसंट्रेशन है वो बीच में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और इसके ऊपर और नीचे कम कंसंट्रेटेड है। ओके, द ऑर्डर ऑफ द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस इज। तो पहले ट्रोपोस्फियर आता है, स्ट्रेटोस, मीजोस, थर्मोस। ठीक है, यही है राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर मेक रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल? आयोनोस्फियर। ठीक है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर includes all types of water resources like oceans, seas, rivers, glaciers, and all groundwater. Hydrosphere is the collective term used for different forms of water. Since it covers 70% of the Earth's water, what major problem with the global water supply is its non-uniform distribution. ठीक है, लिथोस्फीयर माने लैंड। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड रॉक दैट कवर्स द प्लैनेट। इसमें क्या होता है, क्रस्ट होता है। ठीक है, जो सबसे ऊपर का हिस्सा हो गया, और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल भी हमारा लिथोस्फीयर में ही आता है। ऑल माउंटेन्स एंड सी फ्लोर्स आर इंक्लूडेड इन द लिथोस्फीयर। ओके, it is divided into tectonic plates which move relatively to each other। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स या फिजिकल कंपोनेंट्स कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल और बायोटिक एलिमेंट्स। बायोटिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑफ प्लांट्स that is flora and animals that is fauna including human beings, fungi and bacteria. Each biotic factor needs the proper amount of energy and nutrition to function day to day। ठीक है, this includes both animals that consume other organisms within their ecosystem and the organisms that is being consumed। Biotic factors also include human influence, pathogens and disease outbreaks। नोट ये है कि बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट टुगेदर फॉर्म ए कम्युनिटी। ठीक है,
Biotic and abiotic component forms community. The biotic component exists in troposphere. ट्रोपो सबसे नीचे वाला होता है, राइट? हाँ, ठीक है, सही है. Biotic factors are living things within an ecosystem such as plants, animals, and bacteria. Good. Flora and fauna refers to plants and animals. Biotic components are typically sorted in three categories. Producers, also known as autotrophs, they convert energy through photosynthesis into food. They are present in large numbers. Consumers, they are known as heterotrophs. They depend upon producers for food. The third ones are the decomposers known as detritivores. Okay, they break down chemicals from producers and consumers into simpler form which can be reused. Okay? Examples are bacteria and fungi. Decomposers are known as nature's cleaners as well as heterotrophs. They use organic substance to get their energy. Note point: these biotic components forms a series of food chain or flow of energy. What is food chain? Food chain is a linear network of links in a food web, starting from producer and ending at decomposer species. ठीक है, तो फूड चेन एक तरह का लीनियर नेटवर्क होता है, ठीक है, ऑफ लिंक्स इन अ फूड वेव, जो कि स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर से और ख़त्म होता है किसी भी डिकम्पोजर स्पीसीज पे. अच्छा, तो देखो स्टार्ट होता है कहाँ से? प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर हमारा ग्रास है. ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया ब्लू बर्ड ने, बर्ड को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया आउल ने, आउल को खाया एपेक्स प्रेडिटर ने, और फिर उसके बाद एपेक्स प्रेडिटर मतलब लायन वगैरह हो गया. उसके बाद डीकम्पोजर्स ने इन्हें डीकम्पोज किया और इस तरह फूड चेन हमारा चलता रहता है. फूड चेन ऑल्सो शोज हाउ द ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड विथ ईच अदर बाय द फूड दे ईट. A series of organisms each dependent on the next as a source of food. What is food web? Natural interconnections between food chains make it a food web. Note: interconnection among organisms, that is biotic components and abiotic components, give rise to ecosystem. ठीक है. Then what are the types of organisms in a food chain? So the first one is producers, an organism that produces their own food with the help of raw material are called the producers. All green plants and algae comes under the category of producers. Okay. Then the second one is consumers, an organisms which completely depends on plants or other animals for their food are called consumers. All carnivores, omnivores, and herbivores are the examples of consumers. Then comes the herbivores, an organisms which only feeds on grass, herbs, leaves, fruits. ये सब herbivores हैं. Carnivores वही जो मांस मच्छी खाएं. Omnivores जो सब खाएं. Bear, raccoon, crows, rat, mice. Previous RRB question. In a food chain, what is the difference between primary consumers and secondary consumers? So primary consumers eat only plants and secondary consumer eat primary consumers. Okay. Which one of the following has the largest population in a food chain? So decomposers. Decomposers are an integral part of food chain and it is the largest population in food chain. The main function of decomposers is feeding on dead and decaying matter and converting the complex molecules into simpler molecules. Animals that eat other animals are called
carnivores. Identify the incorrect statement. Food chains and food webs play a very important role in the ecosystem because energy flow takes place through them, ये तो सही है. Nutrient cycles take place through them, ये भी सही है. It helps to maintain ecological balance, ये भी सही है. It shows biological magnification of all chemicals, ये गलत है. फिर देखो आता है types of food chain. In nature, basically two types of food chain are present: grazing food chain and detritus food chain. Okay, so what is the grazing food chain? This type of food chain starts from the living green plants, goes to grazing herbivores, and on to carnivores. Ecosystem with such type of food chain are directly dependent on an influx of solar radiation. Example: grass, rabbit, fox. ठीक है. मतलब इसमें क्या है कि ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है. प्रोड्यूसर को कोई हर्बीवोरस जानवर खाएगा और उस हर्बीवोरस जानवर को कोई कार्निवोर जानवर खाएगा. ये ग्रेजिंग फूड चेन हो गया. फिर जो डेट्रिटस फूड चेन होता है उसमें क्या होता है? दिस टाइप ऑफ फूड चेन गोज फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर. ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स and then to organisms feeding and detritivores and their predators. Such ecosystems are thus less dependent on direct solar energy. These depend chiefly on the influx of organic matter produced in another system. For example, such type of food chain operates in the decomposing accumulated litter in a temperate forest. Third one is the parasitic food chain. It starts from herbivores, but food energy passes from larger to smaller organisms without outright killing. Energy transfer through this kind of food chain is not significant. Example: fruit eating bird, lice and bugs, bacteria and fungi. So what is the significance of food chain? The studies of food chain help understand the feeding relationship and the interaction between organisms in any ecosystem. They also help us to appreciate the energy flow mechanism and matter circulation in ecosystem and understand the movement of toxic substances in the ecosystem. The study of food chain helps us to understand the problems of biomagnification. So what does the following word diagram depict? Algae, shrimp, small fish, large fish, food chain, of course. The examples of the detritus food chain is seen in saprotrophs. So what is saprotrophs? So the saprophytic nutrition has been defined as the nutrition mode in which organisms consume their daily food in the form of dead and decomposed matter. Okay. Important questions. Which of the following is the second trophic level of a food chain? तो ये तो herbivorous animals को ही होना चाहिए. तो rat is the yes. The nature's cleaners are decomposers and scavengers. Yes. इसके बाद आता है type of renewable, non-renewable and यहाँ तक. ठीक है. Then there comes the types of energy sources in our environment. Energy is the power we use for transportation, for heat and light in our homes, and for the manufacture of all kinds of products. दो तरह की एनर्जी होती है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल. जिसको बार बार यूज़ कर सकें वो रिन्यूएबल. सोलर एनर्जी, विंड, जियोथर्मल, बायोमास, हाइड्रो पावर. ये बहुत कम पॉल्यूशन भी जनरेट करते हैं. नॉन रिन्यूएबल जिसको बस एक बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम. यूरेनियम इज अनदर नॉन रिन्यूएबल सोर्स बट इट इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल. यूरेनियम जो है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है. ये ध्यान देने की बात है. विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स?
तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक तो रिन्यूएबल, सोलर सेल भी रिन्यूएबल, बैक्टीरिया फ्यूल सेल्स भी, एलपीजी यस, minerals and oils are non-renewable, yes. What is the name of the sources of energy which are being produced continuously in nature and are inexhaustible? Renewable source of energy. Which of the following is a disadvantage of most of the renewable energy sources? High running cost.